हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। ठीक है। तो ज्योमेट्री का ये टॉपिक हमारा चल रहा था और ज्योमेट्री में अभी तक हम ऑलरेडी यदि देखें तो लगभग लगभग आपको ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं और 12 आवर्स करीब तो हम पढ़ ही चुके हैं। 12 घंटे करीब हमने पढ़ लिया और ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। अभी ट्राइंगल हुआ नहीं है, अभी हमारा ट्राइंगल काफ़ी कुछ बाकी है। अभी ट्राइंगल में और कहानी चलेगी। ये टॉपिक देखो पढ़ा है थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट भी है, हल्के में ना लें। आप एसएससी का कोई पेपर यदि दे रहे हैं तो आप देखोगे, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी उठा के देखो, जो पढ़ रहे लिख रहे होंगे, तो यदि आप उठा के देखो तो ज्योमेट्री मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है कि कई सारे सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से अकेले उतने क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। आप यदि साइंस पूरा मिला लो, साइंस पूरा मिला लो कि ये एग्जाम में जो आ रहा है, तो साइंस पूरा मिला लो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से जितने क्वेश्चन पूछता है उतना अकेला ज्योमेट्री से पूछता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है और वेटेज कितना। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि करीब करीब 40-45 घंटे का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उतना आपको भी पढ़ना होगा। तो अभी हमने लास्ट में कोसाइन रूल पढ़ लिया था। कोसाइन रूल को यूज करके एक थ्योरम बनती है, स्टुअर्ट्स थ्योरम। ठीक है, स्टुअर्ट्स थ्योरम। अब कोई यदि बोले कि सर इसका हिंदी क्या है, साइन रूल का हिंदी क्या है, तो ये हिंदी इंग्लिश में दोनों यही हैं। और स्टुअर्ट्स थ्योरम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, एक नाम है गणितज्ञ का, तो आप उसको रामलाल थोड़ी बोलोगे। ठीक है, स्टुअर्ट्स नाम है, उसका हिंदी कुछ नहीं होना है, तो स्टुअर्ट्स थ्योरम है। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये तो कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है। स्टुअर्ट्स थ्योरम तो कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है, कोसाइन रूल के बेस पे है ये। और आप 9th-10th में इसको पढ़ते हैं तो कोसाइन रूल का यूज करके स्टुअर्ट्स थ्योरम आती है। क्या कहती है स्टुअर्ट्स थ्योरम, वो हम समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, एक कोई भी ट्राइंगल हमने ले लिया, ए बी और सी। तो ये वाली लेंथ हमने ले ली कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है। और यदि इस वर्टेक्स से हम यहाँ एक लाइन खींचें, जैसे आपने पढ़ा है कि मीडियन, मीडियन कब होती थी कि यदि ये डी मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ ये डी मिड पॉइंट नहीं है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन कहलाती है आपकी सीवियन लाइन। ये क्या कहलाती है आपकी सीवियन लाइन। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर यदि एक लाइन खींचें तो वो सीवियन कहलाती है। तो जो मीडियन हमने पढ़ी थी ना माध्यिका, वो एक पर्टिकुलर टाइप की सीवियन है जो जिसमें डी मिड पॉइंट पे होता था, यहाँ मिड पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक की लेंथ n है, यहां से यहां तक की लेंथ m है, और ये सीवियन हमसे पूछ लेता है, आपसे ये AD की लेंथ पूछेगा, D की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यदि आप बेसिक से देखो तो ये बेसिक से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जब आप इसको बेसिक से करेंगे तो इसमें साइन रूल कोसाइन रूल दोनों ही लगाने पड़ रहे होते हैं बीच बीच में। तो इसलिए स्टुअर्ट्स ने बड़ा आसान कर दिया एक स्टुअर्ट्स थ्योरम बना के। स्टुअर्ट्स थ्योरम क्या है, यदि आपको ये डी निकालना है तो एक रिलेशन बनाया उन्होंने। क्या रिलेशन था, जैसे ये साइड की लेंथ बी है तो बी और ये वाली लेंथ कितनी है एन, तो क्या होगा b² n प्लस इसकी लेंथ c है तो ये इसके साथ आएगा, तो क्या होगा c² m इक्वल में आएगा। ये थर्ड साइड क्या है आपकी a, तो a ब्रैकेट में आएगा जो सीवियन की लेंथ है d² प्लस m इंटू एन, d² प्लस m इंटू एन, ये होती है आपकी स्टुअर्ट्स थ्योरम। अब यहाँ पे आपको क्या करता है कि आपको बोल देगा एक ट्राइंगल की तीनों साइड दे देगा, ये तीनों लेंथ देगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम के पूछे हुए, और आपको इस सीवियन की लेंथ पूछ लेता है तो ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो है ये कहलाती है आपकी स्टुअर्ट्स थ्योरम। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं कि सर ये आपने लिख तो दी, ये आई कैसे, ये हम समझ नहीं पा रहे। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टुअर्ट्स थ्योरम आई कैसे। ठीक है, एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम आपके पास बना होगा तो डायग्राम फिर से नहीं बनाते हैं, चलो मैं बना ही लेता हूँ। आपने नोट तो किया होगा ना अभी साथ में मेरे। ठीक है, और यदि नहीं कर रहे हैं नोट तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप समझ लो फिर आप नोट कर लेना। ये AD सीवियन है जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, B से D तक की लेंथ हमें m गिवन है, ये लेंथ हमें, ये हमने वहां n ली है, चलो तो इसको n ही लिखते हैं।
ये लेंथ हमें m गिवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लेंथ हमें निकालनी है, ये b है और ये c है, ठीक है। ये सारा आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यू दी हैं। अब हम जो लगा रहे हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारा हमें दिया था। यदि मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो मुझे ये बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। एक सीधी रेखा पे पूरा कोण 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, तो ये मैंने थीटा ले लिया। तो मैं पहले इस वाले ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा रहा हूँ। कोसाइन रूल लगा रहे हैं तो सी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dn कॉस थीटा। कोसाइन रूल लगा रहे हैं, पिछली क्लास हमने पढ़ी, क्वेश्चन भी किए, आपको याद होगा। वैसे ही अब इस वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूं एडीसी में। पहले मैंने ये लगाया ए बी डी ट्राइंगल में, अब एडीसी में लगा रहा हूं, तो एडीसी में मैं लिखूंगा बी स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2dm, और कॉस 180 माइनस थीटा आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये भी हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ माइनस कॉस थीटा लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस लिख दे रहा हूं, ये कॉस थीटा आ गया। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। हमें क्या करना है, हमें से यहाँ से एंगल की वैल्यू नॉलेज नहीं है। एंगल हम अपने मन से मान के चले थे ना कि थीटा मान लो, तो हमें ये दोनों इक्वेशन में से इस एंगल को एलिमिनेट करना है, एंगल को हटाना है। तो एंगल को तब हटा सकते हो जब ये दोनों माइनस कर दो। तो देखो ये 2d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ n है और यहाँ m है, तो माइनस करोगे तो हटेगा नहीं। तो यदि मैं इस पहली इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे को n से, फिर दोनों को ऐड कर दूं, तो आपको पता है कि जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें एन एम आ जाएगा, और इसको n से करूंगा तो इसमें भी एन एम आ जाएगा, मतलब दोनों टर्म सेम हो जाएंगे ना। ये मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा इसको आप अपनी कॉपी में एक बार लिखना, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम मल्टीप्लाई करके बस क्या कर दे रहे हैं, ऐड। तो m से होगा तो पूरे में, तो ये क्या होगा, एम सी स्क्वायर, ऐड करना है ना, तो ये यहां हो जाएगा एन बी स्क्वायर इक्वल में, पहले को m से कर रहे हैं तो एम एन स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, यहां n से कर रहे हैं तो एन डी स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आप लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आएगा, माइनस 2dn और m आ जाएगा कॉस थीटा, ये आएगा प्लस 2dm और n आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, चलो ये भी मैंने लिख ही दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ये नहीं बोलो कमेंट करके कि सर हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। यहाँ अरेंज करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ध्यान देते हैं, इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने एज इट इज रखा, तो इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये क्या बचेगा, m प्लस एन। इसमें देखो और इसमें देखो, ध्यान से देखो, दोनों में एम एन कॉमन आ जाएगा, तो यहां से जब मैं एम एन कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, एन, यहां से एम एन कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एम। यहां ये एम और एन दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो एम प्लस एन होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस एम एन। अब मुझे ये बताओ, ये यहां से यहां तक m है और यहां से यहां तक n है, और टोटल ये वाली साइड a थी ना, टोटल हमने ये साइड क्या मान के चले थे, a मान के चले थे। देखो ये a थी हमारी और ये m और n थी, तो m प्लस n की जगह मैं a लिख सकता हूँ, m प्लस n की जगह क्या लिख सकता हूँ, a। ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एम एन, ये एम सी स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। देखो यही स्टुअर्ट्स थ्योरम थी, और ये स्टुअर्ट्स थ्योरम आई एक्चुअल में कोसाइन रूल पे है, तो है ये कोसाइन रूल का ही यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस को करने में। लेकिन अब कोसाइन रूल पे भी यदि इस क्वेश्चन को करोगे ना तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्टुअर्ट्स ने एक थ्योरम निकाली और वो स्टुअर्ट्स थ्योरम है, और ये सामने आपके लिखी है जिसका यूज होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो आप 9th क्लास में
प्रूफ करने के लिए 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना आपके, जो आप 5-7 मिनट लेके करते थे, वो यहाँ क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहे होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आप इस थ्योरम में पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस्ड पे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पूछना है। तो ये स्टुअर्ट थ्योरम है। अब इसका यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे बनने हैं, उस चीज को हम समझते हैं, उस चीज को हम करते हैं। इसमें एक चीज और समझना, ठीक है, यदि सॉरी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल था आपका, वही ट्राइंगल मैं फिर से बना रहा हूं, सेम वही ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, एबीसी वाला, यही ट्राइंगल आपका मैं बना रहा हूं। यदि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में स्टुअर्ट थ्योरम का कैसे रिलेशन बनेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो यदि इसको मैंने बी ले लिया, इसको बी ले लेते हैं, बाकी हमने सेम इसे ए लिया है, ए डी हमारी सी वी एन है, ए डी में क्या कह रहा हूँ, सी वी एन कह रहा हूँ, सी वी एन होती है, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में आप सी वी एन ही याद रखोगे। सी वी एन क्या है कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक लाइन खींच दो तो वो सी वी एन कहलाती है। ये वाली लेंथ हमें एम गिवन है और ये वाली लेंथ हमें एन गिवन है। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या है, बी स्क्वायर एन बी एम स्क्वायर इक्वल में ए आएगा डी स्क्वायर एम एन, ये होगा, ये स्टुअर्ट थ्योरम थी। अब ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर एन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ये एम प्लस एन हो गया, और ए की जगह एक्चुअल में एम प्लस एन ही था पहले, ए की जगह क्या था, एम प्लस एन, ए की जगह मैं एम प्लस एन लिख सकता हूं। तो ये दोनों तरफ से जो m प्लस एन है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एम एन। तो देखो ये इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज पे आपको क्या कर देगा, आपको एक त्रिभुज की ये वाली साइड दे दी और इनकी वैल्यू दी है। अब आप देखो, आपको केवल 3 नंबर का स्क्वायर करना है, केवल 3 नंबर का स्क्वायर करना है, कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा यदि हम ये याद रख पाए। तो ये तो स्पेशल केस हो गया। ये स्पेशल केस कहाँ हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज में। ये स्टुअर्ट्स थ्योरम हो गई। तो देखो मैंने थ्योरम भी समझा दी, मैं हर एक चीज प्रूफ करके भी आपको बता रहा हूं। अभी तक एक भी चीज मैंने ऐसा नहीं बोला है कि जो आपको मैंने बोल दिया कि आप लिख लो रट लो, ठीक है। पता हमें होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को मतलब मानता हूं कि मैथ्स यदि हम पढ़ रहे हैं तो चीजें हमें पता हों। हमें एग्जाम में कम टाइम में करना है, तो एग्जाम में क्या तरीका जरूरी है हम वो भी सीख रहे हैं, लेकिन हमें चीजें पता भी होनी चाहिए साथ में। तो हम घर पे जब पढ़ रहे हैं तब तो अच्छे से पढ़ ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, थ्योरम क्या है वो सारी चीजें एक एक मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन आपको आ गया, क्वेश्चन है आपको दे देगा एक ट्राइंगल एबीसी में, आपको बोल दिया कि ये वाली लेंथ 10 है, ये 6 है, ये d है, ये 5 है, ये 3 है, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 8। आपसे कह रहा है d की वैल्यू निकालो, आपसे कह रहा है d की वैल्यू निकालो। तो इसका स्क्वायर होना था, साइड का स्क्वायर, ध्यान से आपने थ्योरम देखी होगी ना दोनों बार, साइड का स्क्वायर है और यहाँ c को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, b को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 10 का स्क्वायर होगा 100 इंटू 3, तो 300। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5, तो डायरेक्टली लिख देना 36 इंटू 5, तो 180 आ जाएगा। इक्वल ए कितना है 8, डी स्क्वायर एम एन 5 और 3 15, तो ये 480 डिवाइड बाय 8 ऋण 15, ये आ जाएगा आपका। तो 8 से भाग कर रहे होंगे तो 60 बार भाग करोगे तो 45 डी स्क्वायर, तो डी कितना आ जाएगा √45। अब आप बताओ कितना आसान है क्वेश्चन, कोई लेंदी नहीं है, थ्योरम याद होगी तो। इसलिए थ्योरम वो कंपलसरी कि सर वो आपको याद रखनी है, स्टुअर्ट थ्योरम आपको याद रखनी ही होगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। एसएससी के पेपर आप दे रहे होंगे, अच्छे एग्जाम आप दोगे तो उनमें जरूर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और कोई ऐसा नहीं कि कोई बढ़े, मतलब आपके 10th के अंदर की ही सारी चीज़ें, 9th क्लास की ही ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री मैक्सिमम आप देखो तो 9th क्लास में है एनसीईआरटी की बुक में। इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है,
दो क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है ये आपको 8 गिवन है, ए बी इक्वल ए सी, ये दिया ही हुआ है। बी सी आपको कितना हुआ है 11, बी सी 11 है पूरा, ये बी डी 8 है, तो सी डी कितना हो जाएगा, 11 में से 7 माइनस कर रहे होंगे तो 4 आएगा। ए डी की लेंथ आपसे पूछा है, ए डी की लेंथ हमसे पूछ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस के केस में आपको क्वेश्चन सीधा सीधा मिल गया था कि ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर में आया था, ये वाली लेंथ यदि दी है तो डी स्क्वायर प्लस 7 × 4, देख लो एक बार और ध्यान से, ठीक है। क्या आ गया था, ये जो बराबर भुजाएं हैं उसका वर्ग, आइसोसेलेस है समद्विबाहु है, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, तो जो बराबर है उसका वर्ग, बराबर में सीवीएन का, सीवीएन जो है उसका वर्ग, प्लस ये वाली जो दोनों लंबाई है इनका गुणा, ये आ रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर इक्वल में ईडी की लेंथ को मैंने डी लिख दिया प्लस 7 × 4, तो 64 माइनस 28, ये डी स्क्वायर आ रहा होगा। तो आप 64 में से घटा दे रहे होंगे 64 को, तो आपके पास 36 बचेगा, तो 36 जो होता है वो क्या होगा 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हार्डली क्वेश्चन यदि आप देखो कैलकुलेशन है, 8 के स्क्वायर में से मन में घटा सकते थे कि 64 में से हमें घटाना 28, 36 6 का वर्ग होता है, मुश्किल से मुश्किल 5-10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, थ्योरम याद कर पाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी है। एक क्वेश्चन और आप कर लो, अब इसको थोड़ा सा खुद से सोच लो, कर लो, और फिर आप इसके आंसर को बताओ, ठीक है। तो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं तो बराबर ले लिया, डी पॉइंट है बी सी पर तो पॉइंट ले लिया, बी डी आपको 5 है, ए बी 12 है, ए डी कितना है 8 है, और आपसे सी डी पूछ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्वेश्चन अपोजिट पूछ लिया। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस एम एन था, तो 5 इंटू इसको x से लिख लो तो 5x हो जाएगा, तो 144 माइनस 64 जो आएगा उसको भाग कर देंगे 5 से, जो आएगा उसको भाग कर देंगे 5 से, क्योंकि 5x की वैल्यू आएगा ना, तो 80 जो है ये किसकी वैल्यू है 5x की, तो x कितना आ जाएगा 16, x कितना आ रहा होगा 16 आपका आंसर बनेगा, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक, एकदम सरल सा है। तो देखो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो साइन और कोसाइन का रूल है, साइन कोसाइन रूल पे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, तो 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है, मतलब 20 क्वेश्चन हमने किए हैं और 20 क्वेश्चन बहुत होंगे। उसके पहले हमने जब सेंटर्स पढ़े तो सेंटर पे भी आपको लगभग ओवरऑल आप देखोगे तो सेंटर में करीब करीब जो प्रैक्टिस के मिला के तो 60-70 क्वेश्चन मैंने सेंटर में कराए हैं। ट्राइंगल जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में एंगल के बेस पे तो उस पर भी क्वेश्चन कराए, तो अभी तक ओवरऑल देखो तो 100+ क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए, और अभी हमारा ट्राइंगल ही चल रहा है और लास्ट में हम प्रैक्टिस तो करेंगे। तो अभी जो हमें स्टार्ट करना है, अब वो ट्राइंगल में स्टार्ट करना है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समरूपता, हिंदी में सिमिलरिटी को क्या बोलते हो, समरूपता, और सर्वांग समता, समरूपता और सर्वांग समता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, पहले हम सिमिलरिटी को समझ लेते हैं, समरूपता को समझते हैं कि समरूपता क्या है, क्या होगा, क्या क्वेश्चन बनेंगे, और फिर हम कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से इसको समझना। अब देखो आज मैं केवल समझाऊंगा, तो आप शॉर्ट में रफ में लिखते जाओ, अच्छे से थ्योरी हम समझेंगे पहले तो इसकी, फिर इस पे 1-2 क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले थ्योरी समझेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर, समरूप क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में नाम आप पढ़ रहे हैं, तो समरूप मतलब जिनका रूप क्या हो सेम, रूप का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको दिखने में जो एक जैसी दिख रही है, दिखने में एक जैसी दिख रही है, वो रूप कहलाता है। तो दिखने में क्या हो, वो सेम हो, ठीक है, दिखने में एक जैसे हो, एक ही आकार के ना हो, एक ही मतलब शेप में हो। जैसे मान लो आपने कोई भी बाइक ले लो, कोई भी बाइक आप ले लो, कोई भी मॉडल की बाइक ले लो, या कोई भी मॉडल की कार ले लो, आप कोई भी, या एक ही
मोबाइल ले लो, कोई भी मोबाइल उठाओ जो एक ही कंपनी का, एक ही फॉर्मेट, जो एक ही मॉडल का मोबाइल है, तो वो सभी एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। आप कोई भी बाइक उठाओगे तो एक मॉडल की जितनी भी बाइक हैं वो एक जैसी होंगी, उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। वो दिखने में भी एक जैसी हैं, उनमें हर एक चीज एक जैसी है, उनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। लेकिन यदि आप एक जो खिलौने वाली बाइक होती है, खिलौने वाली बाइक उठाओ तो खिलौने वाली बाइक दिख तो वैसी ही रही होती है जो बाइक है, ठीक है, लेकिन उसकी साइज अलग होती है। तो ऐसी कोई चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। जैसे मान लो, और अच्छा एग्जाम्पल समझो कि कोई भी सर्कुलर चीज है, कोई भी बाइक है, कोई भी कार है, तो जिसने सबसे पहले रिंग बनाया होगा, तो आपको पता है कि जो सर्किल होता है वो क्या होता है, गोल होता है। अब मैं कोई भी सर्किल बनाऊं, उसकी रेडियस कितनी भी बड़ी रखूं, कितनी भी छोटी रखूं, वो सर्कुलर ही होगा, गोल ही होगा। तो दिखने में वो एक जैसा होगा, ठीक है। दिखने में मतलब जो शेप हमें दिख रहा है वो शेप एक जैसा ही दिखेगा, आकार अलग अलग होगा, शेप एक जैसा दिख रहा है। तो कोई भी यदि सर्किल है तो कोई भी दो सर्किल हमेशा सिमिलर ही होते हैं, हमेशा ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी क्या है, समरूप क्या है, कि कोई भी दो चित्र, कोई भी दो फिगर, कोई भी दो चीजें जो एक जैसी दिख रही हैं, जो एक जैसी दिख रही हैं, जिनके आकार एक जैसे दिख रहे हैं। मान लो कोई समबाहु त्रिभुज बनाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप यदि बनाओगे तो उसकी साइड चाहे जो भी हो, आप उसकी कितनी भी छोटी भुजा रखो या कितनी भी बड़ी भुजा रखो, यदि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप क्या है, कि कोई दो ऐसी चीजें जिनके शेप सेम होते हैं, जिनके शेप सेम होंगे लेकिन साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिनके शेप सेम होंगे, ठीक है, सिमिलर क्या होगा, जिनके शेप सेम है, शेप सेम है, साइज में भी डिफरेंस, साइज में भी डिफरेंस, ठीक है। कोई भी दो फिगर जिनकी शेप, शेप का मतलब समझते हैं ना, कि आकार जो है वो एक जैसा है, लेकिन उनकी साइज जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, साइज अलग अलग हो सकती है, वो कहलाते हैं समरूप। अब हमें सिमिलरिटी जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ट्राइंगल के अंदर, तो यही बात ट्राइंगल पे भी होगी। तो कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे यदि उनकी शेप एक जैसे हैं, लेकिन उनकी साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनकी साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो वो सिमिलर कहलाते हैं। अब कोई दो ट्राइंगल, आपने तो कह दिया कि सर दिखने में होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ये थोड़ी आएगा कि देख के हम बताएंगे, क्वेश्चन में तो कुछ कंडीशन होगी ना, कि ये लिखा है, कुछ कंडीशन दी है, तो उसके हिसाब से चलेंगे, कि ये थोड़ी डायग्राम बना गया देखने में एक जैसा लग रहा है तो मान लोगे। तो आप सिमिलरिटी के लिए इतना समझो कि कभी भी कोई दो ट्राइंगल है ना, और दोनों ट्राइंगल में यदि कोई दो एंगल कॉमन है, कोई भी दो एंगल कॉमन है, तो वो सिमिलर होंगे, पक्का है, ठीक है। और बहुत सारे मैं केसेस लिखवाऊं कि ये सारे केसेस होते हैं, उतना आपको करना ही नहीं है, सब चीजें लिखवाने को मैं लिखवाऊंगा, आपको समझने की जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुनिएगा। कि कोई भी दो ट्राइंगल हैं, उनमें दो एंगल इक्वल दिख जाए तो हम कह देंगे कि वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 60 है, ये 40 है, और ये वाला 40 है। तो ये पक्की बात है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप, क्योंकि इनका तीसरा एंगल तो इक्वल अपने आप हो जाएगा। 180 सम होता है किसी भी त्रिभुज का, योगफल तो 180 होता है। तो यदि ये 60-40 है तो ये 80 होगा, ये 80 होगा, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यदि कभी भी किन्हीं भी दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल आपको बराबर दी जाते हैं, दो एंगल यदि बराबर दिख जा रहे हैं, तो वो ट्राइंगल समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप हो जाएंगे। अब बात यह है कि सर समरूप हो गए, मान लो ट्राइंगल समरूप हो गए, ठीक है, तो उसका क्या यूज है, क्या चीजें होंगी। तो पहले तो सिमिलरिटी का साइन समझ लो, सिमिलरिटी का साइन समझ लो, कुछ इस तरीके से साइन लगता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये साइन लगता है सिमिलरिटी का। ये साइन समझो ध्यान से, मतलब आपने लिखना है कि कोई दो त्रिभुज हैं, ट्राइंगल ए बी सी, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सिमिलर है ट्राइंगल डी ई और एफ के। तो सिमिलरिटी का ये साइन होता है, ठीक है, ये साइन सिमिलरिटी का होगा, आप उसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि साइन क्या है, कुछ इस तरीके से साइन आपने देखा भी होगा, यूज भी करते हैं आप। तो ये सिमिलरिटी का साइन होता है।
अब मैंने आपसे बोला कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, जब उनके एंगल इक्वल होंगे। और जैसे ये वाला एंगल है, आपने बोला कि ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो ट्राइंगल ए का ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम अल्फा, और ये भी अल्फा है, इसको नाम दे देते हैं बीटा। ये भी बीटा है, इसको नाम दे देते हैं गामा। ये भी गामा है। तो ये जो ट्राइंगल होंगे ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। और इनके जो ये एंगल जो जो बराबर हो रहे हैं, ये जो इसका एंगल ए है, इसका एंगल पी है, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई भी दो त्रिभुज हैं, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ठीक है, या करस्पॉन्डिंग, आप ऐसा अलग से मतलब कि आप सोचने लगोगे सर करस्पॉन्डिंग एंगल ही, आप तो सिंपल सा याद रखो कि कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, कोई भी दो कोण यदि बराबर हैं, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर होंगे। कोई भी दो कोण बराबर हैं, तो जो दो कोण बराबर हैं वो दो कोण करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं, समतुल्य कोण कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, समतुल्य कोण। वो समतुल्य कोण कहलाएंगे। और इनके सामने वाली जो साइड है ना, जो कोण बराबर हैं, उनके सामने वाली साइड कहलाती है करस्पॉन्डिंग साइड। उनके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, समतुल्य भुजा। क्या कहलाएगी, समतुल्य भुजा, ठीक है। और अब आपको ये लिखना है कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इससे, तो आप क्या लिखोगे, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। क्या लिखोगे, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो ये सिमिलरिटी का साइन होता है। सिमिलरिटी क्या होती है कि कोई भी दो त्रिभुज सिमिलर कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, यदि उनके आकार मतलब शेप जो है वो क्या है, सेम है, साइज अलग अलग हो सकती है। तो कोई दो एंगल बराबर है तो सिमिलर हो जाएंगे। अब इस नाम को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इस नेमिंग को भी समझ लेते हैं। जैसे यहां पे यदि देखें तो ये था, मान लो एक ट्राइंगल और बनाया मैंने, ए बी सी, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। एक ट्राइंगल और ये बनाया पी क्यू आर। ये आप बचपन में ऐसा लिखते थे, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब आपको दिख रहा है कि इन ट्राइंगल के एंगल बराबर हैं तो सिमिलर होंगे, लेकिन अब आप ये नहीं लिखोगे कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमेशा जो एंगल बराबर होते हैं ना, जो कोण बराबर होते हैं, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हम लिखते हैं। तो हमने जैसे यदि लिखा त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी। तो यहां वो टर्म आपको यूज होनी है, तो अब आप उस टर्म का उपयोग समझ पा रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग है क्या। बी का करस्पॉन्डिंग क्या है, तो बी का करस्पॉन्डिंग आर है, तो यहां आर लिखा जाएगा। सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है। तो जो दो एंगल बराबर है ना, वो करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है, ठीक है। तो यहां पे ये नेमिंग का मतलब ये होता है, मतलब यदि किसी क्वेश्चन में आपको लिखा आ गया, क्वेश्चन में लिखा आएगा, वो डायग्राम नहीं बनाएगा, उसने लिखा है कि डी सी बी डी सी एफ, मान लो ये लिख दिया उसने डी एफ ई, ऐसा कुछ लिख दिया, ये लिखा आया, तो हमें इस नाम का मतलब समझ आना चाहिए कि यहाँ जो ये एंगल ए है, ये एंगल बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी जो है ये बराबर होगा एफ के। एंगल सी जो है ये बराबर होगा ई के। एंगल सी जो है ये बराबर किसके होगा, ई के। तो सिमिलरिटी का नेमिंग का जो साइन का मतलब है ना, उसको भी ध्यान से समझो। ये नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि ए बराबर है डी के, बी एफ के इक्वल है, सी ई के इक्वल है। तो सिमिलरिटी अभी समझ तो आई कि सिमिलरिटी है क्या, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब दो एंगल बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल उनको आप बोल रहे होंगे, उनके सामने वाली साइड को हम करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, ठीक। अब आता है इसकी प्रॉपर्टी पहली। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, यदि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं,
तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस लाइन को चाहो तो लिख लेना कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल, तो उनकी समतुल्य भुजाओं के अनुपात समान होंगे। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जैसे हमने इस एंगल को मान लिया कि अल्फा है, इसको भी मान लिया हमने कि ये भी क्या है, अल्फा है, ठीक है। हमने इस एक एंगल को मान लिया कि ये जो है ये बीटा है, इसको भी मान लिया कि ये जो है ये क्या है, बीटा है, इसको मान लिया कि ये गामा है, इसको मान लिया कि ये भी क्या है, गामा है। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यदि ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो समतुल्य भुजाएं। करस्पॉन्डिंग साइड मैंने क्या बोला, जो उसके सामने है। अल्फा के सामने ये तो ये करस्पॉन्डिंग है, बीटा के सामने ये है तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, गामा के सामने ये है तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, बराबर। मतलब ए बी पी क्यू का रेशियो बराबर होगा बी सी क्यू आर के रेशियो के, बराबर होगा ए सी पी आर के रेशियो के, ठीक है। अब किसी के मन में ये आएगा कि सर आपने न्यूमरेटर में, अंश में इस ए बी सी ट्राइंगल की साइड ही क्यों लिखी हैं। तो आप इसको यदि चाहो तो आप इसको पी क्यू अपॉन ए बी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस ये मत करना कि एक तरफ रेशियो में न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल की साइड लिख दी और दूसरी तरफ दूसरे ट्राइंगल की साइड लिख दी। यदि आप न्यूमरेटर में जिस ट्राइंगल की साइड लिख रहे हैं ना, हर जगह उसी की साइड लिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि उसको हम बदलते रहें, उसको हम चेंज करते रहें, ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो ये आपका सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी ये है, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। अब देखो ये रेशियो हम नेमिंग से भी लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ये नाम लिखा आया है तो हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, कि हम डायग्राम बनाएं। हमें ध्यान ये देना है, मैं क्या कह रहा हूं बार बार, कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। संयोग भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो ए बी के करस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू। तो जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है, बी सी के करस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर, बराबर होगा बी सी और क्यू आर के। और ए सी के करस्पॉन्डिंग होगा पी आर, बराबर होगा ए सी और पी आर के। ए सी के करस्पॉन्डिंग होगा पी आर, तो बराबर होगा ए सी और पी आर के। तो आप इस नेमिंग को देख के भी, इसको यूज करके भी आप इनके रेशियो को लिख पा रहे होंगे, यहां से भी आप रेशियो को समझ पा रहे होंगे। तो कोई दो त्रिभुज यदि ट्राइंगल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है, समझ पाए। अब इसी प्रॉपर्टी को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी सभी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो इक्वल होंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, यदि ये सिमिलर हैं तो आपको पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा। तो आपको पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर। करस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि जो कोण बराबर है ना उन पे, मान लो कोण ए बराबर है पी के, तो कोण ये वाली जो हाइट है, ये हाइट है h1, ये वाली हाइट है h2। तो इनकी जो हाइट है ना, उन हाइट का रेशियो भी बराबर होगा। तो मैंने बोला कि किसी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, जो भी संयुक्त लंबाइयां हैं उनका अनुपात क्या होगा, बराबर। मान लो आपको इसकी मीडियन दी है, सपोज आपको इस वाले त्रिभुज की माध्यिका दे दी, मीडियन दी है, माध्यिका दी है, तो इसकी मीडियन यदि m1 हम लिख दें, इसकी मीडियन को हम m2 लिख दें, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर। मान लो ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें अंतः वृत्त है, इन सर्किल है और इसकी रेडियस r1 है। PQR में अंदर एक वृत्त है, इसकी रेडियस r2 है। तो इनकी जो अंतः त्रिज्या होंगी, इन रेडियस होगा, उनका रेशियो भी बराबर होगा।
यदि मान लो एक इनमें बाहर वृत्त है जो इनकी तीनों वर्टेक्स से जा रहा है तो ये R1 होगा, और इसमें भी ऐसा ही है कि ये R2 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी करस्पॉन्डिंग का रेशियो इक्वल होगा, किसी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल ही होगा, और ये इक्वल होगा पेरीमीटर भी। तो पेरीमीटर भी तो एक लेंथ ही है, पेरीमीटर भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो पेरीमीटर के रेशियो के, इसका पेरीमीटर यदि P1 लिख दें, पेरीमीटर परिमाप, इसका पेरीमीटर यदि P2 लिख दें, तो ये सभी रेशियो क्या होंगे, बराबर। किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग का रेशियो बराबर ही होगा। ये ध्यान रखना है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग का रेशियो बराबर होगा। आई थिंक इतनी बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कोई दो सिमिलर ट्राइंगल की, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि मान लो आपने बोला कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर है PQR के, ABC जो है वो सिमिलर है PQ और R के, ABC समरूप है PQR के। तो ABC समरूप है, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बार बार हम अभी इन्हीं एंगल को इक्वल लेके चल रहे हैं समझने के लिए। हाँ, तो यदि मैं एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं ABC का, तो मान लो यहां इसका हाइट दी है H1, तो इसका एरिया होगा हाफ, बेस मतलब BC, हाइट H1 आएगा। यदि मैं एरिया निकालूं इस PQR का, और इसकी ये वाली हाइट दी है H2, तो इसका एरिया आएगा हाफ QR इंटू H2 आएगा। अब मैं जब इन दोनों का रेशियो लिखूंगा तो ये रेशियो आ जाएगा BC बटे QR इंटू H1 बटे H2, ये आएगा 1/2 ऊपर से कट गया। अब मुझे ये बताओ BC और QR का रेशियो बराबर है H1 बटे H2 के, हमने यही तो पढ़ा है, यही तो मैंने आपको यहां लिखवाया कि कोई भी दो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, हाइट का रेशियो, मीडियन का रेशियो, इन रेडियस का, सारी करस्पॉन्डिंग लेंथ का, जितनी भी संयुक्त लंबाई हो सकती है, संयुग्मी लंबाई हो सकती है, सभी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये समझ रहे हैं। तो यहां से ये दोनों रेशियो यदि इक्वल हैं तो आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, BC अपॉन QR, और H1 अपॉन H2 की जगह BC अपॉन QR लिख सकते हो, तो ये BC अपॉन QR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। या फिर आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि आप इसकी जगह H1 अपॉन H2 लिख लो, तो ये H1 अपॉन H2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर किसके है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके रेशियो के। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें यहां से समझ आई, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली तो ये कि संयुक्त लंबाइयों का अनुपात बराबर होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो दो त्रिभुज समरूप हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, जिसको लिखना है वो आप लिख लेना अपने लिए। मैं क्या कर रहा हूं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संयुग्मी लंबाइयों के वर्ग के बराबर होता है। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग लेंथ, तो ये सारी करस्पॉन्डिंग लेंथ लिखी हैं, मतलब इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर दो वो इसके बराबर होगा। मतलब आप चाहो तो किसी भी साइड का स्क्वायर कर दो, ये बराबर ही होना है, या आप इनकी हाइट का स्क्वायर कर दो रेशियो का, ये भी बराबर होना है, या इनकी जो मीडियन थी इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी बराबर ही होना है, या इनकी इन रेडियस जो थी इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी बराबर होना है, या इनकी जो सरकम रेडियस थी इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी बराबर ही होगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हैं सिमिलरिटी की, इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बेस्ड पे ही क्वेश्चन आपके समरूपता के अंदर बनेंगे। पहली प्रॉपर्टी की कोई दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कोई दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं, समरूप हैं,
तो उनके एरिया के रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। ये दो छोटे छोटे से बातें हैं, दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इन पे क्वेश्चन भी बनेंगे, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, हम वो सारी कहानी समझेंगे और इनको यूज करके फिर कुछ और थ्योरम भी बनती हैं, हम एक एक करके वो समझेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि किसी त्रिभुज में दो करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो 4 और 5 है, उनके एरिया का रेशियो बताइए। क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज की संयुग्मी माध्यिकाओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, इन टू सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग मीडियन 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि एरिया जो है वो इनके वर्ग के बराबर है। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ये उनका एरिया का रेशियो आ जाएगा। इतना ही पॉइंट है, इतना बस ध्यान से हमें समझना है कि जो भी दो सिमिलर चीजें हैं उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। और मान लो आपको बोल दे कि ABC, सपोज बोल दिया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में, मैं आपको बस समझाने के लिए भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है ABC में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी इन दोनों साइड का रेशियो बताओ। तो कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है, कोई उसमें अब सब लिखने नहीं बैठेंगे, चीजें जल्दी करनी। आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो इनके वर्गमूल के बराबर होगा। एरिया दिया होगा तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे, क्योंकि एरिया बराबर है साइड के स्क्वायर के। एरिया जो है, एरिया आ रहा है जब हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। ये ध्यान देना, पहले का एरिया बराबर आ रहा है BC अपॉन QR के स्क्वायर के। तो यदि आपको BC अपॉन QR ही निकालना है तो आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 16 और 25 का वर्गमूल यदि निकालोगे तो कितना आएगा, 4 और 5, मतलब इनका रेशियो 4:5 हो गया। तो यदि आपसे पूछ लेता कि BC QR का अनुपात बताओ या AB PQ का अनुपात बताओ या AC PR का अनुपात बताओ, तो वो 4:5 हो जाता। तो एरिया दिया होगा तो वर्गमूल निकालोगे, और आपको कोई भी एक भुजाओं का अनुपात दे दिया, साइड का रेशियो दे दिया और एरिया पूछ रहा होगा, तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, वर्ग कर दोगे। ये होता है सिमिलरिटी, ये होता है समरूपता, और बेसिक ये क्वेश्चन इस पे बनेंगे, बेसिक यही यूज होगा। और ज्यादातर सिमिलरिटी पे यही क्वेश्चन यूज होते हैं। आपको क्या करता है कि कोई दो भुजाएं दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको केवल सिमिलरिटी पे केवल आपको क्या करना है कि आपको उनकी रेशियो पे फोकस करना। रेशियो है यहाँ, एक्चुअल में रेशियो का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, रेशियो पे फोकस करना। मान लो क्वेश्चन आ गया कि ABC में, ठीक है, ABC में सपोज कह रहा है कि ये वैल्यू जो है 8 है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये 12 है, और आपको कह रहा है कि PQR में ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और ये वाली जो वैल्यू है ये 12 है, ये बताओ। अब आपको पता है कि दो करस्पॉन्डिंग का रेशियो बराबर होता है, तो मैं 8 और 4 12 का रेशियो लिखूंगा तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, तो इसका रेशियो भी वैसे ही आना चाहिए। तो 2 यूनिट बराबर 12 है, तो 3 बराबर कितना होगा, ये 18 हो जाएगा। तो रेशियो क्लियर है। तो देखो आप बिना पेन पेपर के लिख रहे हैं, ये दोनों का अनुपात इसके बराबर होना, मतलब 8/12 बराबर 12 होगा QR के। तो आप भाग दोगे 4 से 2 बार, 3 बार, 2 से कितने बार, 6 बार, 6 तिया 18, तो QR की वैल्यू 18 आ गई। तो आप बोलो सर ये तो वैसे ही आसान है, हम लिख के भी कर लेंगे, इतना लिखने में क्या जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यदि इतना लिखने में 2 सेकंड भी बच जाते हैं तो उतना भी तो काम करना है। तो रेशियो देख सकते थे, तो रेशियो हमें देखना है। तो अभी स्टार्टिंग है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 क्वेश्चन में लिखो, लेकिन कैलकुलेशन जल्दी करने की कोशिश करो कि ये 8 और 12 है। तो हमें दिखना चाहिए कि ये 8-12 है ना, मतलब 4 से भाग करोगे ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो ये 12 है, मतलब ये 2 इकाई का मान हो गया। यूनिटरी मेथड पूरा टॉपिक आपने अर्थमेटिक में पढ़ा है, तो 2 का मान कितना है, 12, तो ये 2 से 6 गुना है, तो 3 का 6 गुना हो रहा है। देखो आप, ये भी 6 टाइम्स हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, 6 टाइम्स ही हो रहा है। तो ये रेशियो पे खेल होना है, सारा का सारा हम रेशियो पे ही खेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप रेशियो को सही से समझ जाओगे ना, तो चीजें जल्दी होंगी। मान लो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में लिखा आ गया,
अभी मैंने बोला जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत समझा रहा हूँ, डिटेल से क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। पहले जितनी देर से मैंने सिमिलरिटी समझाई क्या होती है समझाया सारा, अब क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी आप केवल समझो, अच्छे से समझते जाओ। फिर मैं जब आपसे बोलूंगा ना कि अब आपको क्वेश्चन करने हैं, तब कोशिश करना कि फिर आप आंसर दे पाओ। मान लो क्वेश्चन में ये लिखा आ गया, क्वेश्चन में ये हमें लिखा आ गया, कह रहा है कि ए बी जो है वो 4 है, बी सी जो है वो 6 है, सी ए जो है वो 9 है, डी ई जो है वो 8 है, एफ डी बताओ। ये हमें दिया है। अब देखो मैं यदि पूरी कहानी लिखूं जो हम बचपन में स्कूल में लिखते थे कि पहले हम ट्राइंगल बनाएं, फिर हम उनके सामने के रेशियो लिखें, तो उसके नंबर हमें नहीं मिलने ना। हमें जिस चीज़ से फायदा नहीं होना, जिस चीज़ के नंबर नहीं मिलने, हम वो क्यों करें, हम उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत है। तो यहाँ आप देखो ए बी सी सिमिलर है, तो आपको जैसे ही ए बी सी सिमिलर लिखा है, आपको यहाँ से ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन सी साइड करेस्पॉन्डिंग है। तो ए बी किसके करेस्पॉन्डिंग है, डी ई के। तो ए बी 4 है, डी ई 8 है, मतलब ए बी और डी ई का रेशियो 1 और 2 हो गया। ए बी और डी ई का रेशियो 1 और 2 हो गया। बी सी किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, ई एफ के। तो इनका रेशियो भी 1 और 2 होगा। तो बी सी यदि 6 है, तो ई एफ यदि मैं आपसे पूछता तो ई एफ 12 हो जाता। ई एफ क्या हो जाता, 12 हो जाता। और ए सी किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, ये जो ए सी है, ए सी किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, डी एफ के। ए सी किसके करेस्पॉन्डिंग है, डी एफ के। तो उनका रेशियो भी 1 और 2 होना है। तो यदि ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 होगा। उसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार, यदि किसी को नहीं समझ रहा है तो मैं रेशियो लिख रहा हूं। तो रेशियो आपको पता है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। तो ये रेशियो होता है। अब देखो आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप बिल्कुल मत लिखो। आपको थोड़ा सा यदि समस्या है तो आप लिखो, तब भी आप ये 3 रेशियो मत लिखो। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। आपको सिमिलरिटी जब भी लगाओगे तो किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा, किसी दूसरे त्रिभुज की पूछ रहा होगा। तो जिस ट्राइंगल की आपको कोई साइड पूछेगा ना, उस ट्राइंगल की पक्का बात है कि कम से कम एक साइड दी होगी। तो आप देखो उस ट्राइंगल की कौन सी साइड दी है, डीई। तो आप उसी को लिखो जो दी है। और डीई के करेस्पॉन्डिंग नीचे क्या आएगा, ए बी। और फिर आप ये देखो कि उसकी निकालनी कौन सी है, एफ डी। तो आप उसको लिखो। एफ डी के करेस्पॉन्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा, ए सी। अब आप वैल्यू रख दो। अब हमें धीरे धीरे कोशिश करनी कि ये भी लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यदि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया तो हम ये भी ना लिखें, सीधा रेशियो पे ही हम देख पा रहे हो, रेशियो पे ही हम क्वेश्चन कर लें। बात समझ रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा आप बताओ, समझ आया? तो समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन को करो और आप इसका आंसर बताओ। ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ए बी है 6, बी सी है 8, सी ए है 12, पी क्यू है 9। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का पेरीमीटर बताओ। पी क्यू आर का परिमाप बताना है। और बिना पेन पेपर के करो, बिना पेन पेपर के करो, जो भी कर पा रहा हो। तो आपको पता है कि परिमाप का अनुपात बराबर होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो ए बी के करेस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है, पी क्यू है। ए बी क्या है, 6 है, पी क्यू क्या है, 9 है। तो 6 और 9 का रेशियो 2 और 3 हुआ। ए बी सी का परिमाप निकाल सकते हैं क्या, तो ए बी सी की तीनों साइड पता है। ए बी सी की तीनों साइड पता है तो परिमाप उसका दिख जाएगा 12, 8, 20 और 6 26। 2 बराबर 13, 2 बराबर, तो आपको 39 आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। 26, 2 बराबर 26, तो 1 बराबर 13, 39 आंसर मिलेगा। एक बार फिर सुनना, लिखूंगा नहीं मैं ज़्यादा। मैं जो रेशियो बताया, कैलकुलेशन बस ये बताया कि ये रेशियो कितना आया, 2 और 3। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि किसी भी करेस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, किन्हीं भी दो संयुक्त जो भुजाएं बराबर हैं उनका अनुपात बराबर है 2:3 के। तो ये सभी का होगा। हमसे परिमाप पूछा था, तो पहले वाले का परिमाप निकाला, तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 12, 8, 20 और 6 26, मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें 26 मिल गई। और 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। 2 यूनिट बराबर कितना है, 26। 3 यूनिट बराबर पूछ रहा है, तो ये 13 टाइम्स है, 13 गुना।
तो इसका भी 13 गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। कितना आ रहा होगा, 39। ये 13 टाइम्स था, इसका भी हमने 39 ही कर दिया, तो ये 39 आ जाएगा। बोलो परेशानी है कोई हो तो बताओ, समझ पा रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन ऐसे सीधे करने हैं, कैलकुलेशन में जल्दी करने, क्योंकि ये आसान है। इस पे क्वेश्चन जब अच्छे बनेंगे तब तो फिर और दिक्कत होगी, तो कैलकुलेशन में तो हम समय बचा ही लेना। मान लो कह रहा है ये ABC है, मान लो ये कह रहा है कि ये ABC है और ये DE और F है, ठीक है, ये आपको दे रहा है। और मान लो ये एंगल है हमारा बीटा, ये एंगल है हमारा गामा, ये एंगल है हमारा अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ध्यान से करना, हाँ। ये दिया हुआ है आपको 7.8, ये दिया हुआ है आपको 7.2, ये दिया हुआ है 10.4, ये पूछ रहा है। चलो बताओ। अब आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं, तो ये अल्फा के सामने 7.8 है, यहां अल्फा के सामने जो होगा ये हमें निकालना है। यहां बीटा के सामने 10.4 है, यहां बीटा के सामने 7.2 है। मतलब ये जो 10.4 और 7.2 का रेशियो है, वही रेशियो ये 7.8 और इस वाले का होगा। तो 10.4 7.2 का रेशियो निकालो, तो 10.4 7.2 का रेशियो निकालोगे तो 104/72 आएगा। कितना आएगा, 104 और 72 आ रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात तो समझ पा रहे हैं। अब इसको आप भाग कर रहे होंगे तो 8 से भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 नाम 72, 13:9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13:9। मतलब इसकी ये वाली साइड का रेशियो 13:9 आ गया है। तो ये जो 7.8 है ये 13 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेशियो भी तो 13:9 ही होगा। तो 13 इकाई की वैल्यू 7.8 है और आपसे पूछा जो है वो 9 इकाई की वैल्यू है। मतलब 7.8 को भाग करूंगा 13 से, मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो 13 6 जा 78, 9 छिंग 54 और एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा तो 5.4 आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं आप? बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आया, तो मैं लिख दे रहा हूं। यहां जो AB और EF का अनुपात है वो बराबर है BC और DF के। अब ये तो देख पा रहे हैं कि जो कोण बराबर है उनके सामने वाली, तो BC और DF का अनुपात 13:9 आया। AB कितना है, 7.8 है, EF निकालना है। तो मुझे ये बताओ, जब इसको 9 से यहां गुणा करोगे और 13 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 13 से भाग जाएगा और 9 से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो यही आ रहा होगा ना। तो कितना आएगा, 5.4, 5.4 आएगा। अभी धीरे 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 उम्मीद है कि आप धीरे धीरे समझते जा रहे होंगे चीजें कैसे होनी है, कैसे हमें करना है। धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, स्पीड भी आपकी बढ़ रही होगी। तो कुछ इस तरीके से समरूपता पे, सिमिलरिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जो समझाया है उसमें सभी एंगल बराबर ऑलरेडी दिए थे। हमें हमेशा दिए थोड़ी होंगे, हमें सोचना होगा, हमें निकालना होगा। तो हम कब कब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हम हमेशा सोच पाएंगे, तो वो सारी चीजें समझेंगे। उसके पहले एक थ्योरम जो मुझे आपको समझानी है, दो थ्योरम है जो इसके बेस्ड पे हैं, ठीक है, समरूपता के आधार पर ही है। एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम। हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में थेल्स को ऐसा लिख देते हैं कॉपी में, तो आप ऐसा लिख लो किताबों में, हिंदी में कुछ नहीं है। थेल्स थ्योरम और एक थ्योरम हम समझेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। दो थ्योरम हमें पढ़नी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, ठीक है, तो उसको भी समझ लेंगे। थेल्स थ्योरम को ही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कह रहे होते हैं। तो ये जो कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है ABC, समरूपता समझ आ गई ना। कोई दो ट्रायंगल समरूप कब कहलाएंगे, बता जल्दी से। कोई दो ट्रायंगल समरूप कब कहलाएंगे, जब दोनों में दो एंगल कॉमन हो। यदि कोई भी दो त्रिभुज हैं, दोनों में दो कोण बराबर है, तो वो समरूप होंगे, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि मान लो BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची, ये जो लाइन मैंने खींची ये BC के पैरेलल है, मध्य बिंदु नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है। आप ये लाइन को यहां खींच लो, आप ये लाइन को यहां खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस वो लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, BC के
पैरेलल होनी चाहिए। मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ये सोचने लगोगे सर ये डी और ई मिड पॉइंट है क्या, नहीं, ये जो है ये क्या है, इसके पैरेलल। तो मुझे ये बताओ यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये इनके एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, मतलब यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। पढ़ा है आपने स्टार्टिंग में, ये लाइन यदि पैरेलल होती थी तो ये वाला एंगल बराबर होता था, ये जेड बनता था तो एंगल बराबर होता था, ये सारा शुरुआत में पढ़ा के और क्वेश्चन करा के आए हैं, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। दो ट्राइंगल है यहाँ पे, एक तो ट्राइंगल है एडीई छोटा वाला और एक ट्राइंगल है एबीसी बड़ा वाला। तो दोनों में ये ए एंगल कॉमन आएगा, दोनों में ये ए कोण तो बराबर ही होगा ना। अब देखो इस चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब ये हर बार मैं नहीं बताऊंगा। यदि कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल बने, एक त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो कोई एक एंगल कॉमन होगा ही। तो आपको दिख रहा है कि ये त्रिभुज था ए बी सी, उसके अंदर हमने एक लाइन खींच दी, कभी भी आपको दिख रहा हो, मान लो ये एक लाइन यहां से खींच दें तो ये दो त्रिभुज बन गए, एक तो बड़ा वाला बन गया, दो छोटे वाले। तो आप उनमें देखोगे तो एक कोण कॉमन होगा ही, एक एंगल उभयनिष्ठ आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोण ए उभयनिष्ठ है, तो कोण ए को हम ले लेते हैं गामा। तो ये बताओ कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ए डी और ई, ये बड़े वाले ट्राइंगल ए बी और सी के समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। छोटा त्रिभुज ए डी ई बड़े त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। समरूप है तो उनके रेशियो बराबर होंगे। तो जैसे छोटे त्रिभुज में अल्फा के सामने क्या है, एडी, बड़े त्रिभुज में अल्फा के सामने क्या लोगे, ए बी। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है, ए ई। बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने क्या लोगे, ए सी। छोटे त्रिभुज में गामा के सामने क्या है, डीई। और बड़े त्रिभुज में इस गामा के सामने क्या लोगे, बी सी। तो ये रेशियो बराबर होगा, और ये समरूपता से ही हमने रेशियो लिखा है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हैं, ठीक है। आप बड़े वाले ट्राइंगल को ऊपर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बी बटे ए डी लिख दो। आप इसको यदि पलट के ए बी बटे ए डी लिख दो तो मैंने ये पहले आपको बता दिया कि ये भी सही होगा। आप सोचने लगोगी सर हमने तो ऐसा देखा है, बुक में ऐसा लिखा था। अरे भैया एक ही बात तो लिखी, इसी रेशियो को तो पलट दिया, तो ये भी लिख सकते हो। तो ये जो है थेल्स थ्योरम का पहला रिजल्ट है, समरूपता से ही आया है। थेल्स थ्योरम का पहला रिजल्ट जो है ये है, और ये समरूपता से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग चीज हम है, ठीक है। ये समरूपता सिमिलरिटी से ही आया। थेल्स थ्योरम का ये फर्स्ट एक रिजल्ट था जो हमें समरूपता से मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ पा चलिए। एक दूसरा रिजल्ट ये होता है, यदि मैं इस ए बी में से AD को माइनस कर दूं तो BD बचेगा। क्या बचेगा, BD बचेगा। बताओ बचेगा या नहीं बचेगा। AB में से AD घटा दूं तो क्या बचेगा, मेरे पास BD बचेगा। तो इसको इस तरीके से सोच लो, यदि मैं पहले ये दो वाले रेशियो ले लूं, पहले ये दो रेशियो ले लिए, AB अपॉन AD है बराबर AC अपॉन AE है। यदि मैं दोनों तरफ एक घटा दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, दोनों तरफ एक घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी, और ये क्या होगा, ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई होगा। तो ए बी में से जब मैं ए डी को घटाऊंगा तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, बी डी, और नीचे ए डी है। और ए सी में से मैं ए ई को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ई सी अपॉन में क्या है, ए ई है। इसको चाहो तो पलट के ऐसा लिख सकते हो कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो ये रेशियो एक दूसरा रिजल्ट मिलेगा, दूसरा रिजल्ट ये है। अब ध्यान से समझो, ये है, मैं एक बार फिर से डायग्राम को बना रहा हूं। ये डायग्राम था, ए बी सी ट्राइंगल है, डीई पैरेलल है बीसी के, कहीं भी हो सकती है,
तो पहला रिजल्ट जो आया कि जो त्रिभुज बने हैं, बड़े त्रिभुज की भुजा करेस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो ए बी और ए डी का रेशियो बराबर होगा ए सी और ए ई के रेशियो के, बराबर होगा बी सी और डी ई के रेशियो के। पहला रिजल्ट जो अब हमें याद रखना है, हम बार बार ट्राइंगल देखने नहीं जाएंगे, कभी भी हमें दिख जाएगा पैरेलल हम सीधा लिखेंगे। और दूसरा जो रेशियो आया ना, दूसरा आप देखो क्या आया है, ध्यान से समझो, आया है ए डी अपॉन डी ई का रेशियो। क्या आया है, ए डी अपॉन डी ई का रेशियो बराबर आया ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के, बराबर आया है ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। लेकिन ये गलती मत कर देना, ये जो डी बी है, ये जो डी बी है ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ये जो डी बी यहाँ भी सही लिखा ना, चलो ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है, ये डी बी किसी ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो ये गलती मत करना कि आप इसको डी ई अपॉन बी सी के लिख दो, आप इसको डी ई अपॉन बी सी मत लिख देना, क्योंकि डी ई अपॉन बी सी यहाँ तो था लेकिन यहाँ नहीं होगा। डी ई अपॉन बी सी वो जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी भुजा हैं। तो ये दो रिजल्ट हमें मिलते हैं, ये दो रिलेशन हमें मिलेंगे थेल्स थ्योरम से। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। मतलब ये है, देखो एक बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, उसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, और आपको दिया कि मतलब कुछ इस तरीके से दिया था कि 5 पी क्यू इक्वल है 3 बी सी के, ऐसा कुछ दिया है। अब आप देखो यहां से पी क्यू अपॉन बी सी 3/5 आएगा, मतलब पी क्यू 3 यूनिट है, बी सी 5 यूनिट है। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड 5 आ गई, तो ये वाली भी 5 यूनिट ही होगी। 5 यूनिट बोल रहा हूं बार बार, ये वाली भी 5 यूनिट ही होगी। और छोटे वाली की 3 यूनिट, तो ये वाली जो होगी वो क्या होगी, 3 यूनिट होगी। ये वाली भी 3 यूनिट होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसमें से कोई भी रेशियो पूछ देगा। और मुझे ये बताओ, ये पूरा 5 है, ये 3 है, तो ये 2 होगा, ये वाला भी क्या होगा, 2 होगा। तो यदि मैं आपसे ये पूछता कि ए पी और पी बी का रेशियो बताओ, तो वो 3 और 2 हो जाता। क्या हो जाता, 3 और 2 हो जाता ए पी और पी बी का रेशियो। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं, जब कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड पे एक लाइन पैरेलल खींचोगे तो जो ट्राइंगल बनेगा वो समरूप होंगे, ये थेल्स थ्योरम कहती है। और ये थेल्स थ्योरम के दो रिजल्ट हैं। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन आया कि त्रिभुज ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी एंड सी P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। P और Q भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं, सच दैट पी क्यू पैरेलल बी सी। कुछ इस प्रकार से कि पी क्यू बी सी के समानांतर है, भाषा में लिखा क्वेश्चन आया। ठीक है, आपको दिया गया क्वेश्चन में ही आया, क्वेश्चन में आपको बोला कि ए पी रेशियो पी बी 3:4 है, तो एरिया त्रिभुज ए पी क्यू और एरिया चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी बी का रेशियो बताओ। ये हमसे पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, ये सारी कहानी है, क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। एपी हमें कितना मिल गया, 3 यूनिट। पीबी कितना मिल गया, 4 यूनिट। तो ये जो पूरी है ये कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। अब आपको पता है कि यहाँ ये जो बड़ा छोटा त्रिभुज है ए पी क्यू, ये सिमिलर है बड़े त्रिभुज ए बी सी के। ये सिमिलर है, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस कर लिया है। अभी यही तो समझा रहे थे सिमिलर समरूपता में, अरे थेल्स थ्योरम में, कि यही तो होता है। और यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स यहाँ से मैं यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो लिखूं तो वो करेस्पॉन्डिंग के बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ऊपर छोटा ट्राइंगल लिखा, बस ये ध्यान रखना कि ऊपर छोटा ट्राइंगल लिखा है तो छोटे ट्राइंगल की साइड लिखोगे, मतलब बराबर होगा ए पी अपॉन ए बी के स्क्वायर के। ए पी की वैल्यू कितनी है, 3,
ए बी कितना हो गया 7, तो इनके स्क्वायर के तो कितना आएगा 9:49। मतलब यहाँ से ए पी क्यू का एरिया कितना मिल गया 9 और ए बी सी का 49। तो ए पी क्यू का मतलब ये वाला एरिया हमें 9 मिल गया और ये टोटल 49 है। तो यदि 49 में से इस 9 को माइनस कर दूं तो ये वाला 40 मिल जाएगा ना। और यही आपसे पूछा था कि आप इनका रेशियो बताओ, तो ये कितना आएगा 9:40, ये कितना आएगा 9:40। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम पे इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि आपको रेशियो के बेस पे क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन आपका आएगा। तो आशा करते हैं कि अभी तक आप चीज़ों को समझ रहे हैं, बातें समझ आ रही ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ तो आता है। ऐसा तो नहीं चलता कि आपको कोई ऐसा दूसरी भाषा में लग रहा हो कि मैं कोई दूसरी भाषा में अरबी में बोल रहा हूँ। तो आपको समझ पा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। ग्रुप्स में आप लोग ज़्यादा कमेंट्स वगैरह अगर नहीं करते हैं तो कमेंट्स करके बताओ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। ग्रुप्स में थोड़ा बहुत डिस्कशन करो, डाउट वगैरह पूछते रहोगे तो समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाउट यदि नहीं पूछ रहे हैं तो डाउट दो ही कंडीशन में होता है ना, एक तो जिसको सब कुछ आता हो और एक जो बिल्कुल पढ़ता ना हो। दो ही कंडीशन में डाउट नहीं आते। तो सब कुछ आने वाली कंडीशन में तो आप लगते नहीं हैं। आप सेकंड कंडीशन में हो सकता है कि आप बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ेगा नहीं उसको कोई डाउट ही नहीं होगा, वो मोह माया से दूर है, संसार से भ्रम से दूर है। आप थोड़ा सा इस भ्रम में फंसो, भ्रम जाल में फंसो तो सारे संत ही बन जाएंगे। आप यदि इस पढ़ाई के भ्रम से दूर होंगे तो भविष्य में आपको मजबूरी में संत बनना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो शादी ब्याह तो होगा नहीं। अब शादी ब्याह नहीं होगा तो क्या करोगे, बाबा ही तो बनोगे, कहीं संत महात्मा मजबूरी वाले बनोगे। तो कोशिश करो कि पढ़ लिख लें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो नेक्स्ट सेशन में भी इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम में आपको समझाऊंगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ट्राइंगल में। तो नेक्स्ट सेशन में इसके आगे मिलते हैं। थैंक यू।